अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लारावेल। आज हमने लारावेल को देखना है कि लारावेल है क्या चीज़ और ये किस पर्पस के लिए जो है हम यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे मेंशन भी हुआ है कि लारावेल फ्रेमवर्क फॉर वेब एप्लीकेशंस। लारावेल बेसिकली जो है वो एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को जो है क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा फ्रेमवर्क है तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि फ्रेमवर्क क्या चीज़ होती है, फिर हम समझेंगे कि लारावेल के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, एजेंडा मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस करती हूँ। आज का जो एजेंडा है बेसिकली वो हमारा है कि हमने देखना है फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, और डिटेल्स ऑफ अ लारावेल फ्रेमवर्क क्या है, फिर अंडरस्टैंड द नीड ऑफ अ फ्रेमवर्क, मतलब हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, और फीचर्स हम देखेंगे कि लारावेल के फीचर्स हमारे पास क्या हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है, व्हाट इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क देखें, आपको मैं अगर वन लाइन डेफिनेशन इसकी आपको बताऊं तो फ्रेमवर्क जो है वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। ठीक है, मतलब आपके पास कलेक्शन क्लासेस की मौजूद है, आपके पास चीज़ें बनी बनाई फ्रेमवर्क में बनाकर वो चीज़ें रख दी गई हैं, आपने उठाकर उनको यूज़ करना है। क्लासेस, अगर मैं बात कह रही हूँ कि कलेक्शन ऑफ क्लासेस, ठीक है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस से मुराद क्या है कि अगर क्लासेस हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर फंक्शंस होंगे, उसके अंदर मेथड्स होंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेमवर्क इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। मतलब फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशंस को, देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है वो वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो या विंडोज़ एप्लीकेशन। मतलब फ्रेमवर्क पे तो आप वेब भी बना सकते हो और विंडोज़ भी बना सकते हो। जैसे अगर अब मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क की बात करूँ, वहाँ आप विंडोज़ भी डेवलप कर रहे होते थे, आप वेब एप्लीकेशंस भी बना रहे होते थे। लेकिन जब लारावेल फ्रेमवर्क की बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिकली, तो वो देखें यहाँ पे मेंशन है कि लारावेल जो है सिर्फ आपको वेब एप्लीकेशंस के लिए अलाउ करता है। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मैं अभी क्योंकि फ्रेमवर्क की डेफिनेशन आपको समझाना चाह रही हूँ कि फ्रेमवर्क होता क्या है। मतलब इट प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन, एक ऐसी फाउंडेशन आपको प्रोवाइड, एक ऐसी बेस आपको प्रोवाइड कर देता है जहाँ पर अपनी एप्लीकेशंस को, जहाँ पर एक डेवलपर, जहाँ पर एक प्रोग्रामर अपनी एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप कर सकता है फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो मेंशन है वो ये है कि अ फ्रेमवर्क में इंक्लूड प्रीडिफाइंड क्लासेस। जैसे मैंने आपको कहा प्रीडिफाइंड क्लासेस होंगे, फंक्शंस होंगे दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोसेस इनपुट, मैनेज हार्डवेयर डिवाइसेस, इंटरेक्ट विद सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के साथ जो है वो आपको इंटरेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। अच्छा, फ्रेमवर्क जो है वो आपको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आपको प्रोवाइड कर देता है जिसकी हेल्प से जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप कर सकते हो। बजाय इसके कि आप किसी फ्रेमवर्क को नहीं यूज़ कर रहे, तो उससे क्या होगा कि आप खुद से चीज़ें कर रहे हो। फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क एक जो है, समझ लें कि आपके पास आपके काम को आसान कर रहा है, आपको बनी बनाई चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको उठा के यूज़ कर रहे हो। ठीक है जी। फ्रेमवर्क जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है आर्किटेक्चर टू डेवलप सॉफ्टवेयर को स्ट्रक्चर और लॉजिकल मैनर के अंदर आप अपने फ्रेमवर्क के थ्रू जो है अपनी एप्लीकेशन को, अपने सॉफ्टवेयर को बना सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, एमवीसी का आपने बड़ा नाम सुना होगा, ASP.NET विद एमवीसी। ठीक है, तो एमवीसी बेसिकली एक जो है मैं कहूँगी पैटर्न है या फिर आप एक आर्किटेक्चर कह सकते हो जो कि कॉमनली यूज्ड होता है डिफरेंट फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, आपके पास जो है ASP.NET एमवीसी है, ठीक है, वो डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ कर रहा है, एमवीसी पैटर्न को जो है वो फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह लारावेल है, वो भी आपको हम दिखाएंगे अभी कि एमवीसी के पैटर्न पे काम कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने देखना है लारावेल है क्या चीज़। देखिए, इंट्रोडक्शन टू लारावेल में हमने देखना है कि लारावेल जो है एक ऐसा पीएचपी का फ्रेमवर्क है। देखिए, पीएचपी जो है वो बेसिकली ओपन सोर्स लैंग्वेज है और जितनी भी ओपन सोर्स लैंग्वेजेस होती हैं उनके जो फिर फ्रेमवर्क्स होते हैं वो भी ज़्यादातर फिर ओपन सोर्स ही होते हैं। ठीक है, लारावेल इज़ अ पीएचपी बेस्ड वेब फ्रेमवर्क है और रिटर्न भी हुआ है वो पीएचपी के अंदर ही है। ठीक है, अगर आप से जो है कोई क्वेश्चन करता है कि लारावेल जो है किस लैंग्वेज में जो है रिटर्न है, तो आपका आंसर जो है वो पीएचपी होना चाहिए। ठीक है जी। वेब फ्रेमवर्क्स फॉर बिल्डिंग हाई एंड वेब एप्लीकेशंस के लिए यूजिंग इट सिग्निफिकेंट एंड ग्रेसफुल सिंटैक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है लारावेल। किसने इसको डेवलप किया है? टेलर ऑटवेल हैं जिन्होंने इसे डेवलप किया था जुलाई 2011 में, लेकिन ये रिलीज हुआ था आफ्टर 5 years कोऑर्डिनेटर की। ठीक है जी। इससे पहले हमारे पास लारावेल से पहले भी फ्रेमवर्क्स थे, हमारे पास था कोऑर्डिनेटर, उससे पहले हमारे पास केक पीएचपी था। तो ये डिफरेंट मतलब हमारे पास फ्रेमवर्क्स थे पीएचपी के। अभी जो ट्रेंडिंग में है वो आपके पास, मैं अभी गूगल ट्रेंडिंग में भी आपको मेंशन करवा दूंगी ग्राफ के थ्रू के अभी जो लारावेल जो है वो टॉप पर है। ठीक है जी। इसका जो वर्जन हमारे पास, लेटेस्ट वर्जन जो अभी है मार्केट में, वो है हमारे पास 8 वर्जन। ठीक है जी। अच्छा जी,
लारावेल फ्रेमवर्क की मजीद पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन सोर्स, ठीक है, PHP का फ्रेमवर्क है। उसके बाद मैंने आपको ये बात भी बताई कि वो मॉडल व्यू के पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। अच्छा, ये मॉडल व्यू का पैटर्न कैसे काम करता है, इसकी साइकिल क्या है, तो वो मैंने आगे स्लाइड में ऐड किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑल्टरनेट है केक PHP का कोऑर्डिनेटर का, मतलब इसके ऑल्टरनेट थे। इससे पहले जो आए थे वो ये थे, जिन पे जो है वो काम हो रहा होता था, केक PHP था और कोऑर्डिनेटर था आपके पास। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है कि नीड फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क की नीड क्यों हमें जो है वो हुई, ठीक है। फ्रेमवर्क इज अ बेसिक टेम्पलेटिंग स्ट्रक्चर है दैट इज यूज्ड टू डेवलप, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन रैपिडली एंड एफिशिएंटली। मतलब आप फ्रेमवर्क के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को जो है वो बना सकते हो, टेस्ट कर सकते हो और एफिशिएंट वे में। पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क, पर्पस ऑफ फ्रेमवर्क में सबसे पहले जो आपके पास आता है प्रोवाइड एब्स्ट्रैक्शन। देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज़ होती है कि जो चीज़ आपने यूज़र को दिखानी है वो आप दिखाओगे, बाकी चीज़ आप जो है यूज़र से हाइड कर सकते हो, ठीक है। हैंडल रिपीटेटिव एंड मिनियल टास्क, मतलब आपके जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं, फ्रेमवर्क का जो असल पर्पस है ना वो रीयूजेबिलिटी है। मतलब रिपीटेटिव टास्क को, रिडंडेंसी को आपके वो अच्छी तरीके से हैंडल करेगा और अरेंज थिंग्स इन अ लॉजिकल और इन ए स्ट्रक्चर मैनर में, मतलब आपको जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। मतलब देखें जैसे MVC है, ठीक है, MVC पैटर्न को फॉलो करेगा आपका फ्रेमवर्क, तो हर चीज़ बड़ी लॉजिकल और स्ट्रक्चर मैनर में होगी कि मॉडल का अलग फोल्डर होगा, व्यूज़ का अलग फोल्डर होगा और जो है वो कंट्रोलर का अलग फोल्डर होगा। उससे होगा क्या कि आपकी हर चीज़ अलग से मैनेज हुई। कोर PHP में क्या होता था, हमारे पास एक फाइल होती थी, हम उसी के अंदर HTML लिख रहे हैं, इसी के अंदर जो है हम PHP जो है वो PHP का कोड लिख रहे होते थे, मतलब सारी चीज़ें जो है वो मिक्सिंग हुई हुई होती थी। यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल अलग कर दी गई है, मतलब हर लॉजिक को अलग कर दिया गया है, बिजनेस लॉजिक को अलग कर दिया गया है, डेटा एक्सेस लेयर जो कि आपका मॉडल कहलाता है उसको बिल्कुल अलग कर दिया गया है, प्रेजेंटेशन लेयर जो कि आपका व्यू होता है उसको बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बड़ी आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी कि हर चीज़ बिल्कुल अलग है। कल को मुझे किसी पेज का जो है वो इंटरफेस चेंज करना है, UI चेंज करना है, मैं इजीली जाकर जो है वो चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद जो आपके पास है Laravel फ्रेमवर्क रीयूजेस एंड असेंबल एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज। जैसे मैंने आपको कहा कि इसका जो मेन पर्पस होता है वो रीयूजेबिलिटी है, ठीक है। कंपोनेंट्स की रीयूजेबिलिटी, डिपेंडेंसीज आपके पास होती हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज को आप जो है वो रीयूज कर सकते हो और स्ट्रक्चर मैनर मैंने आपको कहा है कि किस तरह से किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इनडायरेक्टली पैटर्न को फॉलो करना, तो वो उसको एक स्ट्रक्चर मैनर में जो है वो आपकी एप्लीकेशन को लेकर आ रहा है, ठीक है जी। फीचर्स लारावेल के क्या हैं, सबसे पहला जो फीचर आपके सामने लारावेल का है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। इन सब को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी अभी आगे स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद है MVC आर्किटेक्चर, उसके बाद है आर्टिसन कमांड और हेल्पर फंक्शंस एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए कन्वेंशन हम जो है वो कन्वेंशन का ख्याल हम रखेंगे और कॉन्फ़िगरेशन ही खुद से जो है कर रहा होता है लारावेल, आपके पास ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन ही खुद से मैनेज कर रहा होता है। कन्वेंशन की अगर बात करूँ, लाइक अगर मैं कह रही हूँ कि अगर कोई टेबल बना हुआ है, लाइक स्टूडेंट का टेबल है, तो अब अगर मॉडल में जाकर इसकी कन्वेंशन वो खुद ही एस लगा देगा, मतलब मॉडल्स में जाकर जो है वो स्टूडेंट्स कर देगा, तो ये कन्वेंशन में, मतलब कन्वेंशन का ख्याल मैं रख रही हूँ और जो है कॉन्फ़िगरेशन ही खुद से जो है वो मैनेज करेगा। कैन प्रिडिक्ट द डिपेंडेंसीज, खुद से प्रिडिक्ट करेगा कौन सी डिपेंडेंसीज को उसको चाहिए, तो वो उन डिपेंडेंसीज को खुद से जो है वो प्रिडिक्ट करेगा। कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टास्क जितने भी होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेट होंगे और रिड्यूस द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू सेट अप एंड कॉन्फ़िगरेशन सर्विसेज। आपका टाइम और एफर्ट बच रहा होगा, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन की सर्विसेज में आपका टाइम और एफर्ट लगना था वो अब से क्योंकि खुद से मैनेज हो रहा होगा, तो वो उसमें आपका जो है टाइम और एफर्ट दोनों चीज़ें आपकी बच जाएंगी। सुटेबल फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है रेड, जिसे हम बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये उन एप्लीकेशंस के लिए जो कि आपको जल्दी बनानी होती हैं, आपके पास कम टाइम होता है, तो उन एप्लीकेशंस के लिए ये जो है बेस्ट है। और उसके बाद हमने सेकंड जो फीचर हमने देखा था MVC का आर्किटेक्चर को, हमने कहा था MVC के पैटर्न को जो है फॉलो कर रहा होता है ये, ठीक है जी। MVC का आर्किटेक्चर और MVC का पैटर्न किस तरह से काम कर रहा होता है, देखें। M फॉर मॉडल, व्यू, C फॉर कंट्रोलर, ठीक है। आपके पास मॉडल जो होता है जिसे हम डेटा एक्सेस लेयर कह रहे होते हैं, और व्यू जो होता है वो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और कंट्रोलर जो होता है वो आपका बिजनेस लॉजिक लेयर होती है, जिसमें आपकी सारी लॉजिक्स, आपके सारे फंक्शंस, आपके मेथड्स डिफाइन होते हैं, ठीक है जी। जिसमें आप जो है अपनी लॉजिक डिफाइन करते हो, जो भी आपकी लॉजिक होती है आपकी एप्लीकेशन की, उसे आप डिफाइन करते हो। अच्छा, अब MVC का जो आर्किटेक्चर है ये किस तरह से काम करता है,
तो यहाँ पे बड़ी अच्छी डायग्राम जो है मेंशन हुई है, इसमें आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। और कोई भी क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट ने ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट की, सपोज www.facebook.com। अब वो जो रिक्वेस्ट है जो कि उसने ब्राउजर के थ्रू की है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? वो रिक्वेस्ट सबसे पहले आपके कंट्रोलर को हिट करती है जाके। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है मॉडल को, और मॉडल में जाके चीजें क्या होती हैं, अगर मॉडल चेक करेगा कि अगर उसको अप्रोप्राइट मॉडल मिल रहा है, ठीक है, मॉडल जो है फिर इंटरेक्ट करेगा आपके डेटाबेस के साथ। मॉडल विल इंटरेक्ट विद द डेटाबेस एंड इट मे परफॉर्म सम बिजनेस लॉजिक, लाइक उसको अगर कुछ डेटाबेस के ऊपर कुछ बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करनी है इफ रिक्वायर्ड, देन आफ्टर गेटिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस इट विल पास टू द मॉडल। वापस वो डेटा किसको दे देगा? मॉडल को दे देगा, और मॉडल वो डेटा आपके कंट्रोलर को दे देगा। कंट्रोलर वो डेटा आपके व्यू को देगा, व्यू वही डेटा लाकर आपके क्लाइंट को, आपके एंड यूजर को दिखा रहा होगा। तो इस तरह से जो है वो एमवीसी का आर्किटेक्चर काम कर रहा होता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की, वो कंट्रोलर के पास गई, कंट्रोलर ने जो है उसको आगे फॉरवर्ड किया मॉडल के पास, लेकिन उसको कोई मॉडल नहीं मिला, तो वो क्या करता है, फिर वो व्यू को रिटर्न कर देता है। जब व्यू को रिटर्न करता है तो फिर व्यू जो है वो बेसिकली क्लाइंट को नजर आ रहा होता है। तो ऐसा भी होता है। मतलब कंट्रोलर जो है आप कह सकते हो आप एमवीसी का हार्ट है, और मॉडल और व्यू आपस में बातचीत नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। इन दोनों को जो कम्युनिकेट करवाता है वो आपका कंट्रोलर करवाता है, ठीक है जी। इन दोनों की समझ लें आप, जो बैकबोन है ना एमवीसी की, तो कंट्रोलर है। एमवीसी का जो हार्ट है वो हमारा कंट्रोलर है, जो कि सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इससे आसान एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, देखें एमवीसी के आर्किटेक्चर की। जैसे व्यू की अगर मैं बात करूं, सपोज मेरा कस्टमर है, मेरा व्यू, ठीक है, और ये जो कंट्रोलर हैं ये हैं वेटर, ठीक है, और शेफ की बात करें वो है मॉडल। अब कस्टमर जो है वो कभी भी डायरेक्टली शेफ को ऑर्डर प्लेस नहीं करता। कस्टमर किसको देता है? वेटर को ऑर्डर देता है, तो मतलब कंट्रोलर को ऑर्डर देता है। और वो कंट्रोलर मतलब जो आपका वेटर है वो उस ऑर्डर को लेके जाता है आपके शेफ के पास, ठीक है, शेफ के पास जाता है। शेफ क्या करता है, जब ऑर्डर प्रिपेयर हो जाता है वो वापस आपके कंट्रोलर के हैंड ओवर करता है, ना कि आपके कस्टमर को जाके वेटर ऑर्डर दे, जो भी उसने ऑर्डर प्लेस किया होता है उसके हैंड ओवर करता है। ऐसा नहीं होता। जब मॉडल ने मतलब शेफ ने आपका जो भी ऑर्डर है वो रेडी कर दिया, वो कंट्रोलर के हैंड ओवर करता है, फिर कंट्रोलर उसको वापस लाकर किसको देता है? आपके कस्टमर को देता है। तो ये एक आसान से एग्जांपल मैंने इसमें ऐड करना जो है मुनासिब समझी थी, कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि एमवीसी जिन लोगों को नहीं पता कि किस तरह से वर्क करती है, तो वो एमवीसी का आर्किटेक्चर इस छोटी सी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है एमवीसी के एक फीचर में आर्टिसन कमांड। अच्छा जी, आर्टिसन कमांड की अगर हम बात करें तो आर्टिसन कमांड आप कह सकते हो इज द नेम ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि इंक्लूड है आपके लारावेल के साथ, ठीक है। एक कमांड लाइन इंटरफेस है, जैसे विंडोज का आपके पास सीएमडी होता है, जो काम आप जो है वो जीयूआई के थ्रू करते हो। आप कोई कॉपी करते हो फाइल, आप किसी डायरेक्टरी में जा रहे हो, आप जो है किसी फाइल को मूव कर रहे हो, कट कर रहे हो, वो काम आप कमांड लाइन से भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपके पास लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पास जो है वो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, आप कमांड्स के थ्रू कर रहे हो, तो लारावेल आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। उस कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू जो है आप अपने डिफरेंट जो है टास्क परफॉर्म करवा रहे होंगे। ऑटोमेशन टूल सामने आया हुआ है। ऑटोमेशन टूल का मतलब क्या है कि जो भी काम आप कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली खुद से मैनेज करेगा। आपने सपोज कमांड लाइन के थ्रू, ठीक है, आप मॉडल क्रिएट करवा रहे हो, तो वो आपको मॉडल इजीली क्रिएट करके दे देगा। आप कमांड लाइन के थ्रू आर्टिसन कमांड को यूज करते हुए आप उसके सीएलआई पे आर्टिसन कमांड को यूज करोगे फॉर व्यू, ठीक है, तो वो आपको व्यू क्रिएट करके दे देगा। अब इनकी डिफरेंट कमांड्स हैं, मतलब मॉडल के लिए अलग कमांड है, जब आपको मॉडल बनाना है आर्टिसन की, ठीक है, आपने कंट्रोलर बनाना है उसके लिए डिफरेंट कमांड है आपके पास। जब हम आगे जो है वो देखेंगे कि किस तरह से हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो मैं आपको आर्टिसन की डिफरेंट कमांड्स बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है, लाइक अगर आप कोई एडिटर यूज कर रहे हो, जैसे हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे, वहां पे आपको टर्मिनल मिलता है। उस टर्मिनल के ऊपर आप अपनी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपनी आर्टिसन कमांड को, ठीक है जी। यूज टू क्रिएट डमी सर्वर, आप जो है वो डमी सर्वर को भी क्रिएट कर सकते हो और परफॉर्म डेटाबेस ऑपरेशंस। जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे तो आप देखिएगा आर्टिसन के ऊपर हम जो है वो अपने सीएलआई के ऊपर आर्टिसन की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। लाइक अगर मुझे जो है डेटाबेस में से माइग्रेशंस करवानी है, ठीक है, वो मैं वहां पर जो है वो आर्टिसन कमांड को यूज करूंगी। तो आर्टिसन कमांड इस पर्पस के लिए यूज हो रही होती है हमारे पास, ठीक है जी। अच्छा, अब
एक होता है कि मुझे आर्टिसन की कमांड्स के बारे में नहीं पता, तो मैं उनको इजीली देख सकती हूँ पीएचपी आर्टिसन लिस्ट करके। तो मुझे जितनी भी कमांड्स होंगी, ठीक है, वो मेरे सामने जो है लिस्ट डाउन होकर आ जाएंगी, ठीक है जी। और हेल्पर फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ग्लोबल पीएचपी फंक्शंस आपको प्रोवाइड करता है। देखिए कुछ कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, ठीक है जी, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ग्लोबल फंक्शंस हैं। अपनी एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन के अंदर मैं उन फंक्शंस को यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। कुछ हेल्पर फंक्शंस यहाँ पे क्लासिफाइड किए हुए हैं, क्योंकि वो आपकी इनडायरेक्टली रिड्यूस करेगा आपकी टाइम को, आपके एफर्ट को। लाइक अगर मैं कह रही हूँ, सपोज मैं पीएचपी में कोई काम कर रही हूँ, मैं ईमेल का काम कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होता था कि मैं ईमेल के लिए खुद से फंक्शनैलिटी फंक्शंस बनाऊंगी, ठीक है, मेथड्स बनाऊंगी, जो भी मुझे काम परफॉर्म करना है। लेकिन यहाँ ईमेलिंग के लिए हमारे पास जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस होंगे, उन्हें मैं यूज़ कर सकती हूँ। इसी तरीके से कुछ हेल्पर फंक्शंस भी हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई बिल्ट इन फंक्शंस अगर मौजूद हैं, पहले मैं उनकी लिस्ट को देख लूँ, ठीक है, उनको चेक कर लें कि कौन से बिल्ट इन फंक्शंस हैं, कौन से हेल्पर फंक्शंस हैं। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो उस चीज़ के लिए खुद से फंक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने हेल्पर फंक्शंस को यहाँ क्लासिफाइड किया है, जो कि ये हैं एरेज हो गया, ऑब्जेक्ट्स हो गए, पार्स हो गए, स्ट्रिंग हो गए, यूआरएल हो गए, मिसलेनियस हो गए, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे हेल्पर फंक्शंस हैं। इसी तरह बहुत सारे मैंने आपको कहा कि फंक्शंस आपके पास मौजूद हैं। लाइक यहाँ पे देखिए इतनी आसानी हो गई है लारावेल के अंदर। जैसे आप कोर पीएचपी में काम करते थे, तो आप जो है वो एक con.php की फाइल बनाते थे, उसमें अपने कनेक्शन को जो है पूरा डिस्क्राइब करते थे, फिर उस फाइल को हर फाइल के अंदर इंक्लूड करवाते थे। यहाँ पर क्या है, सिंपल एक फाइल होगी, आपने वहाँ पे जाके अपने डेटाबेस का नाम देना होगा, और आपका डेटाबेस जो है वो इजीली क्या हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी आपके डेटाबेस के साथ। तो मतलब फ्रेमवर्क ने देखिए कितनी आसानियाँ जो है वो आपके लिए कर दी हैं कि आपको सिंपल 1 लाइन कोड आपने देना है, आप इजीली जो है वो हर काम जो है वो छोटे-छोटे लाइन ऑफ कोड आपके पास हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, उनको यूज़ करके आप जो है अपने काम परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा जी, एक्सटेंसिव का मतलब है कि इस लाइब्रेरी को मज़ीद एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि लारावेल जो है वो पीएचपी फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है। डिफरेंट डेवलपर्स की कोलैबोरेशन की हेल्प से इसकी लाइब्रेरी को मज़ीद इन्हेंस्ड और एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो है वो लॉट ऑफ पॉपुलर एंड कॉमनली यूज लाइब्रेरीज मौजूद हैं। जो एक अच्छी एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी लाइब्रेरीज आपको जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें हैं। इनडायरेक्टली वही बात आ जाती है आपके पास कि टाइम और एफर्ट आपका जो है बहुत कम लग रहा होगा। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपको ये मेंशन किया हुआ है कि जब आपको एक्सटर्नल लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी, तो आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। आप सिंपल आपके पास जो है कमांड होगी कंपोजर रिक्वायर और आपकी लाइब्रेरी का नाम, ठीक है। अभी आपने ये समझना है, मतलब आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को भी यूज़ कर सकते हो, उसकी भी एक कमांड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी आपने इतनी डिटेल में नहीं जाना कि वो क्या चीज़ है। जब हम जाहिर सी बात है हम आगे पढ़ेंगे उसको, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, आगे उसकी कमांड्स को देखेंगे, मॉडल कैसे क्रिएट हो रहा है, ये कि कंट्रोलर कैसे क्रिएट हो रहा है, रिसोर्स कंट्रोलर क्या होता है, तो वो आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी। तो कमांड्स भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो मतलब ये सारी जो है वो इंट्रोडक्शन था लारावेल का। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।